इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननिए सब बहन भाइया ने कृष्ण भाई की राम राम। किसान भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी में देखियो हम जो है ना हर रोज़ नए नए विषय पर चर्चा करा है, लेकिन चर्चा के साथ साथ मौसम में थोड़ी सी बदलाव की स्थिति आ गई है। इस मौसम में यानी कि धीरे धीरे जो है ना अब सर्दी बढ़नी शुरू हो गई है, तो ऐसे में हमारे जो पशुधन है या हमारा पक्षी से संबंधित है, जिस तरह के मुर्गियां हैं, हमने क्या देखना है कि भाई जो मुर्गी घर हैं, एक तो इनकी हमने समुचित व्यवस्था बना के रखनी है। तो आज हम जो है ना सर्दी के मौसम में भी जो मुर्गियों की एक तो देखभाल पर चर्चा करेंगे, साथ साथ इनके जो मुर्गी घर हैं इनके प्रबंधन पर भी हम थोड़ी जानकारी आप भाइयों के साथ साझा कर रहे हैं। तो देखियो, जो मुर्गी है यह एक वैसे तो एक पक्षी का है, तो पक्षी के साथ साथ व्यवसाय भी एक अच्छा है, यानी कि जो हमारे किसान भाई हैं एक तो खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन आय का जो दूसरा साधन है यानी कि खेती के साथ साथ दूसरा व्यवसाय अगर आप करना चाहो तो वो है भाई मुर्गियों का व्यवसाय, यानी मुर्गी पालना। जो भाई मुर्गी पाल रहे हैं या जो कोशिश कर रहे हैं, तो एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सर्दी का मौसम बढ़ रहा है तो मुर्गी घरों का जो है हमने एक तो इसके देखभाल पर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो मुर्गी घर हैं इसमें मोटे तौर पर हमने जो है ना कई बातें ध्यान में रखनी है। एक तो सर्दी के मौसम में पक्षियों के लिए भाई उपयुक्त गर्मी की व्यवस्था है जो है वो बना के रखनी है। जिस तरह हम देखा है कि गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए यथास्थिति जो है ना ठंडे वातावरण की व्यवस्था करा है, तो इसी तरह हमने अब जो है ना थोड़ा सर्दी बढ़न लग गई, थोड़ा सा इनके हमने घर की देखभाल, थोड़ा इनके लिए गर्माइश की देखभाल ये भी साथ साथ अब करनी पड़ेगी। जब नमी की अधिकता हो तो भाई उसको कम कर दें, और जो मुर्गी घर हैं एक तो उनमें हवा के जो आने जाने की पूरी व्यवस्था रखें, ताकि भाई कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है या गर्मी का जो बराबर निकास है ये होता रहना चाहिए। मुर्गी घरों में देखें कि जो गर्द है, गुब्बार है, कूड़ा करकट है इनका, ये भाई हमने टाइम टाइम पर यो निकालते रहना चाहिए। मुर्गियों की एक तो वर्षा, धूप, धूल मिट्टी इससे ज़रूर हिफाजत करनी चाहिए। और मुर्गी घरों में जिस तरह के चूहे हैं, नेवले हैं, भाई इस तरह के जो हिंसक जीव हैं वो उसमें आने नहीं चाहिए उनके घर में। तो सर्दी के मौसम में भी थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं कि भाई सर्दी के मौसम में जब तापमान बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो मुर्गी अंडा उत्पादन करने की क्षमता भाई उनकी घट जाएगी। और मुर्गी घरों में सामान्य तापमान आपने बनाकर रखना है वो है 60 से लेकर 65 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, यानी कि भाई 18.3 से लेकर के 18.9 डिग्री सेल्सियस तक आप जो है ना इसका मुर्गी घर का तापमान बनाकर रख सको हो। जिस तरह सर्दी बढ़ती रहेगी मुर्गी घरों का तापमान घटता जावा है, तो मुर्गी के शरीर का जो है ना सामान्य तापमान गर्मी और सर्दी के मौसम में भाई
160 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 41.7 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, क्योंकि जो जैविक क्रियाएं हैं भाई इनके द्वारा जो मुर्गी के अंदर का ताप है वो जो है थोड़ा सा पैदा होना शुरू हो जाए। जिस तरह के ताप उनका पैदा शुरू होगा तो भाई देखो सामान्य तापमान जो है ना बना रहेगा। तो जब सर्दी के मौसम में मुर्गी घरों का तापमान बहुत गिर जाए तो मुर्गी तापमान सामान्य ही बना रहना चाहिए। तो उस समय मुर्गी के तापमान और जो है ना बाहर के तापमान में अधिक अंतर होने के कारण भाई मुर्गियों की उत्पादन जो क्षमता है उनकी वो थोड़ी घट जाएगी, क्योंकि सर्दी ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि भाई सर्दियों में मुर्गी घरों में तापमान को अधिक न गिरने दे। कुछ और बातें हैं जिस तरह के जो मुर्गी घर हैं इनके तापमान को सामान्य बनाए रखने में थोड़ी सी आपकी मदद करेंगी। एक तो चूजों को पालने का जो समय है भाई उसका तापमान भी ध्यान रखना, क्योंकि चूजे जो छोटे हुए हैं और मुर्गियों के एक दिन के चूजे को पालते समय भाई उन्हें ब्रूडर के नीचे भाई तापमान में रखना पड़ेगा। जिस तरह के अगर जो चूजा है छोटा बच्चा है उसका 0 से लेकर भाई 1 सप्ताह का है तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान रहना चाहिए। अगर भाई 2 से 3 सप्ताह का हो गया तो 85 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर 4 से 5 सप्ताह का हो गया तो भाई 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, और भाई 5 से लेकर के 6 सप्ताह का हो गया तो भाई 70 डिग्री फ़ारेनहाइट आपने बनाकर रखना हुआ। और एक चूजे के ब्रूडर के नीचे भाई 7 वर्ग इंच जगह चाहिए इसको, और 2 वाट बिजली, यानी कि यदि चूजे भाई बिजली के बल्ब का नीचे आकर के इकट्ठे हो जाए तो यूँ समझ लेना चाहिए कि ब्रूडर से जो है ना जो तापमान मिल रहा है भाई वो कम है, यानी कि उनको पक्षियों को भाई वो ठंड लगनी शुरू हो रही है। क्योंकि इस दशा में अधिक ताप देने खातिर भाई या तो बल्बों की आपने संख्या बढ़ानी पड़ेगी या फिर भाई ज़्यादा वाट का बल्ब उसमें लगाना पड़ेगा। अगर चूजे भाई बल्ब या ब्रूडर से दूर दूर भाग रहे हैं तो यूँ समझ लेना चाहिए कि जो ब्रूडर के नीचे की जो आवश्यकता से अधिक तापमान बढ़ गया। तो भाई इस दशा में तापमान कम करने खातिर जो माना बल्ब लगाए थे तापमान को बढ़ाने खातिर उनको कम कर देना चाहिए, और कम वाट का भाई बल्ब वहाँ पर अपना लगाना है। खिड़कियों में पर्दों का प्रयोग करना चाहिए भाई। हम भी देखा है कि जब ज़्यादा सर्दी हो जाए तो हम भी अपने दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके रखें, तो इसी तरह भाई उनके भी ठंड लगा है, और ठंड लगेगी तो भाई देखो इससे बचने खातिर तो उनकी जो खिड़कियाँ हैं उसके ऊपर बोरी या टाट के पर्दे लगा दें। और खिड़कियाँ पर भाई पर्दे जो लगाने टाइम इस बात का ध्यान रखें कि वो खिड़कियों के साथ न चिपके। यदि पर्दे भाई खिड़कियों के साथ चिपक जाएंगे तो हवा का आवागमन जो है ना मुर्गियों के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है, तो वो रुक जाएगा। और साथ ही मुर्गी घर में जो है ना अधिक नमी और अमोनिया गैस की भाई जो है ना पैदावार ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि उत्पत्ति बढ़ जाएगी उसकी। तो ऐसा करना मुर्गियों के लिए हानिकारक है। जब भाई दिन में कम सर्दी हो तो पर्दों को उठा देना चाहिए, और या रात या भाई सुबह के समय जो है ना अधिक सर्दी पड़ी हो तो भाई खिड़कियों को पर्दों से हटाने की बजाय भाई उसको ढकना जरूर चाहिए। कई बार सारा दिन ठंड पड़ी रहा है और सूर्य की रोशनी भाई पूर्ण रूप से उन्हें नहीं मिलती, तो ऐसी स्थिति में भाई खिड़कियों को पर्दों से सारा दिन ढक कर रखना चाहिए ताकि उनको सर्दी से बचा सके। कृत्रिम प्रकाश का भी प्रयोग आपने करना है। देखा है कि सर्दी के दिनों में भाई दिन छोटे हुए और रात लंबी हो जाए। दिसंबर और जनवरी के महीने में तो भाई दिन जो है ना 10 घंटे का ही रह जाए और रात भाई 14 घंटे की हो जाए। तो मुर्गियों में भाई अंडा उत्पादन की जो क्षमता है भाई मुर्गी घरों में रोशनी पर भाई ज़्यादा निर्भर करेगी, क्योंकि मुर्गी घरों में 16 घंटे तक की रोशनी का समय बनाए रखना चाहिए। और जब 10 घंटे तक का रह जाए तो दिन, तो 6 घंटे की रोशनी कृत्रिम प्रकाश द्वारा पूरी करनी चाहिए। तो ये रोशनी भाई सूर्य से पहले और सूर्यास्त होने के बाद भाई 3-3 घंटे तक के बिजली के बल्ब लगा करके दी जा सका है। इसी तरह भाई उनको चूजों को रखने खातिर उनके बिछावन की भी थोड़ी देखभाल करनी जरूरी है, क्योंकि मुर्गी घरों के में जो बिछावन है भाई वो 6 से लेकर के 8 इंच मोटा होना चाहिए। और सर्दियों में भाई अधिक नमी के कारण बिछावन गिल्ला होने से बचाना चाहिए, और इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भाई मुर्गियों के बर्तनों को पानी से भरते समय भाई पानी बर्तन से बाहर ना गिरे, क्योंकि भाई अगर बिछावन के ऊपर पानी गिर गया तो भाई ठंडा हो जाएगा, गिल्ला हो जाएगा, तो थोड़ी सी ठंड बढ़ जाए। और प्रतिदिन भी जो बिछावन है भाई उसको उल्ट पुल्ट कर देना चाहिए ताकि भाई उसमें गांठ ना पड़े। और बिछावन भाई कहीं तो गिल्ला है तो भाई उतना उठा करके नए बिछावन में बदल देना चाहिए। तो नया बिछावन बिछावेंगे तो भाई देखो सूखा होगा तो वहाँ पर जो मुर्गियाँ हैं या उसके चूजे हैं भाई वो आराम से रह सकें। और जब बिछावन में भाई नमी हो जाए तो गिल्लापन ना रहा हो तो सुखाने के लिए भाई सुपर फास्फेट का प्रयोग में लाया जा सको हो। तो 15 वर्ग फुट के बिछावनों में भाई 1 किलोग्राम सुपर फास्फेट मिला देना चाहिए। 100 वर्ग फुट खातर भाई 1 से 2 किलोग्राम बुझा हुआ चूना
मिलाने से भी भाई जो बिछावन की नमी है इसकी समस्या का समाधान हो सका है। और खुराक और पानी का भी अपना ध्यान रखना है। सर्दी में मुर्गियां भाई अधिक जो है ना आहार खावेंगी, तो इस आहार से वे अपन के शरीर का तापमान बढ़ाने खातर भाई ऊर्जा वो लेवेंगी। यदि भाई आहार संतुलित ना हो तो इससे पूर्ण रूप से भाई उनकी तृप्ति जो है नहीं होगी। तो इस करके भाई आहार में ऊर्जा की कमी हो तो वो बहुत अधिक आहार खाने का प्रयास करेंगी। टीकाकरण भी भाई आपने ध्यान रखना है कि नियम से तथा और भाई समय अनुसार किसी भी मुर्गी चिकित्सक विशेषज्ञ से सलाह लें और उसके बाद भाई उनका टीकाकरण करवा दें। निकासी भी थोड़ी रखनी है, क्योंकि जो बीट है या कूड़ा करकट है या भाई पानी वगैरह का निकास मुर्गी घरों से भाई दूर करें, तो उसके ऊपर जो है ना समय समय पर भाई कीटनाशक स्प्रे करते रहें ताकि बीमारी ना फैले आसपास। और सभी बातों का भाई हिसाब किताब रखा है, जिस तरह के अंडे दिए, कितना दाना खाया, कितनी मृत्यु दर थी, कितनी आमदनी हुई, इस बात का भी थोड़ा सा आप लेखा जोखा रखोगे तो भाई आप इसका फ़ायदा उठा सकोगे। काली चुंदड़ी धोला कुर्ता
ये तो भाई है ना सुना लोकगीत। अभी हम जो है ना जानकारी देंगे मौसम की। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 91 और 49% रही। हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों 13 नवंबर तक मौसम परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहने का अनुमान है। तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने, हवा की गति सामान्य रहने तथा बीच बीच में आंशिक बदलाव रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। जैसे कि किसान भाइयों पूर्वानुमान है कि मौसम खुश्क रह सकता है तो आप गेहूं की बुआई कर सकते हैं। साथ ही अगेती बीजी हुई गेहूं की बुआई में सिंचाई आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। धन्यवाद। और अब जो है ना किसान भाइयों को देंगे कल के कार्यक्रम की जानकारी। किसान भाइयों कल का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा उर्वरकों का संतुलित उपयोग कैसे करना है। और आज की नसीहत के अंतर्गत हम बात करेंगे नींबू वर्गीय बागों की देखभाल पर, और इसके साथ साथ जानकारी भी देंगे भाइयों को प्राकृतिक खेती के ऊपर। तो प्राकृतिक खेती के लिए भाई जैविक खाद निर्माण व उपयोगिता के बारे में, इस बारे में भी हम जानकारी आपको जरूर देंगे। और अब चर्चा करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर। किसान भाइयों देखिए जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, इस कार्ड का भाइयों बहुत फ़ायदा है। जो भी किसान भाई खेती करते हैं उसके लिए तो भाई देखो जो मिट्टी है हमारी उसका स्वास्थ्य कैसा है, और उसके लिए भाई एक कार्ड जो है ना सरकार ने बना रखा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है ना भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भाई किसानों के कल्याण के लिए यह योजना शुरू करी गई थी। और यह योजना है किसानों को उन फसलों के बारे में जानने की मदद मिलेगी। भाई वैज्ञानिक तरीके पर जो है ना आधारित मिट्टी के आधार पर लगाई जा सकेगी जो फसल। ऐसा करने से किसान फसलों की कटाई करते समय भाई अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। और योजना के तहत जो है ना किसानों को एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड भाई दिया जाएगा जो फसलों को भाई निर्धारित करा है कि विशेष मिट्टी में उगाया जा सका है, जो फसलों की उत्पादकता को विकसित करने के उपाय बता सके हैं इसमें। और भाई देखो जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है ये सारे पहलुओं को भाई इसमें भाई ये बतावा है कि एक तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड में मिट्टी की उर्वरता की जो स्थिति है या भाई फसल उत्पादनता की जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो सारे के सारे भाई इसके ऊपर जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है जो हमारे वैज्ञानिक हैं इसके ऊपर देंगे जानकारी, इसके ऊपर लिख भी देंगे वो। और भाई आप जो है ना अपने खेत की मिट्टी की जांच भी करवा सको हो। मतलब ये है कि भाई जो भी किसान भाई जो फसल बो रहा है, यानी कि मान लो आपने भाई 1 किले में अब गेहूं लगा दिया, उसमें भाई गेहूं के बाद उस मिट्टी की जांच करवानी है आपने कि भाई इस मिट्टी में कौन से पोषक तत्व ज़्यादा हैं, कौन से पोषक तत्व कम हैं। अगर भाई हम अपनी उस खेत की मिट्टी को आसपास जो भी हमारे मिट्टी जांच केंद्र है या प्रयोगशाला है उसमें मिट्टी को ले जा करके आप भाई उसकी जांच करवा सको हो।
वैज्ञानिक आपको बताएंगे कि आपकी मिट्टी में भाई कौन से तत्व की ज़्यादा मात्रा है, कौन से की कम है, और अगली फसल भाई आप उस कौन सी ले सको उसमें। तो भाई इसमें जो मापदंड है मिट्टी के नमूनों को भाई, एक तो सिंचित क्षेत्र में 2.5 हेक्टेयर के ग्रिड में भाई, और 10 हेक्टेयर में बारिश वाले क्षेत्र में भाई जीपीएस उपकरण या फिर भाई राजस्व मानचित्र की सहायता से इसको तैयार करके रखा है। और मिट्टी के नमूने की हम बात कर रहे हैं कि भाई रबी और खरीफ की फसल की कटाई के बाद भाई, या जब खेत में कोई खड़ी फसल न हो यानी कि खेत खाली हो, तो भाई साल में 2 बार मिट्टी के नमूने लिए जा सके हैं। मृदा नमूने को भाई एक प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई से मिट्टी को वी आकार में काट कर उसको इकट्ठा करना है, और इसे चारों कोने यानी कि 1 किले के चारों कोने पर आपने भाई इस वहाँ से मिट्टी लेनी है, फिर उसको इकट्ठा करना है, अच्छी तरह से इसको मिलाना है, और इसका एक हिस्सा नमूने के रूप में फिर भाई आपने उसमें से लेना है। छाया वाले जो हमारे खेत हैं, किसी खेत में भाई पेड़ के नीचे तक ना लें, तो चुने गए नमूने को भाई कोडित किया जाएगा, यानी कि इसके ऊपर लिखाई की जाएगी कि फिर इसे जो है ना विश्लेषण के लिए मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में भाई भेज दिया जाएगा। और मिट्टी के नमूने का परीक्षण सभी स्वीकृत 12 मापदंड के लिए भाई मान्य होगा, यानी कि वह कौन से हैं, जिस तरह एक तो कृषि विभाग और उसके स्वयं के कर्मचारियों के स्वामित्व वाली जो राज्य स्तर की प्रयोगशाला है उसमें होगा भाई इसका परीक्षण, जांच होगी इसकी भाई आपके खेत की मिट्टी पूरे मानक करा है कि नहीं पूरे करा है, तो ये सारी बातें आपको बताएंगे। कृषि विभाग के स्वामित्व वाले राज्य स्तर पर भाई जो मजदूरों पर, लेकिन आउटसोर्सिंग जो एजेंसी हैं इनके कर्मचारियों के द्वारा भी भाई जो है ना निरीक्षण कर सके हैं। और इसका भाई जो खर्चा है ना वो 190 रुपये प्रति मिट्टी नमूना राज्य सरकार द्वारा प्रदान कराया जाएगा। लेकिन भाई इसमें किसान को जो मिट्टी है उसके नमूने इकट्ठे करके उसको परीक्षण, उत्पादन और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की जो लागत, इसमें सारी बातें शामिल हुआ है। तो भाई एक तो इसका पोर्टल भी है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल। किसानों को मृदा नमूने और परीक्षण प्रयोगशाला रिपोर्ट का विवरण के साथ भाई वेबसाइट है, इसकी एक पोर्टल है, इस पर भाई पंजीकरण कराना होगा। और भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड मोबाइल एप्लीकेशन भी है, और इस एप्लीकेशन को भाई फील्ड स्तरीय जो श्रमिक हैं उनको भी लाभ होगा। और यह फील्ड में जो नमूना इकट्ठा कराया गया है और इस नमूने का जो विवरण है वो सारी बातें इसके ऊपर दर्ज होंगी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि भाई एक तो किसानों की जो मिट्टी की गुणवत्ता है ना वो एक तो लाभप्रदता में सुधार करना है, ग्रामीण युवाओं के लिए भाई रोजगार थोड़ा पैदा हो जाएगा, और मृदा विश्लेषण के बारे में जो जानकारी दी जाए वो किसानों को उनके घर पर मृदा परीक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाना है। और भाई इसका लाभ तो देखो होएगा ही, अगर हम मिट्टी की जांच करावेंगे तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड से किसानों को मिट्टी की सेहत सुधारना और उसकी उत्पादकता बढ़ाने में, मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करने के बाद किसान ने भाई NP और K उपयोग को कम कर दिया है, और सूक्ष्म पोषक जो तत्व हैं उनके उपयोग में वृद्धि करी है, जिस तरह जो उन्हें फसलों की प्रजनन क्षमता बढ़ाने में मदद करा है। किसानों को भाई धान और कपास जैसी जो अधिक उत्पादकता या गहन फसलों से कम इनपुट मिल रहा है, तो भाई यानी कि उत्पादक क्षमता कम हो रही है उनकी, तो किसानों को भाई उत्पादक प्रतिस्थापन खोजने में मदद मिलेगी। और इसमें थोड़ी सी कमी इस बात की रहेगी कि भाई प्रति इकाई क्षेत्र में मिट्टी के नमूने की संख्या मिट्टी की परिवर्तनशीलता पर आधारित नहीं है। तो भाई इस प्रकार से आपने जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपका जो बना है कहीं गायब न हो जाए भाई, इसका भी आपने पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें कई बातें और भी शामिल है, जिस तरह के फसल का इतिहास भाई के फसल रही, जल संसाधन यानी कि मिट्टी की नमी के बारे में, मिट्टी की ढलान, मिट्टी की गहराई, मिट्टी का रंग, मिट्टी की बनावट, भाई इस तरह जो है ना सूक्ष्म जैविक गतिविधियाँ, इस प्रकार की सारी बातें इसके में भाई शामिल हैं। तो इस तरह आपने आपका जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो आपने ज़रूर बनवाना है, और आपके जो खेत की मिट्टी है उसके स्वास्थ्य की जानकारी भाई इस कार्ड के ऊपर आपको लिखी मिलेगी जब आप मिट्टी का परीक्षण कराने जाओगे। तो ये तो जानकारी रही कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के क्या फ़ायदे हैं आपको। अब जो है ना
जानकारी देंगे आपको कि पर्यटन विभाग द्वारा मोटे अनाज के प्रचार के लिए भाई क्या काम करा है। वो जो हमारा पर्यटन विभाग है मोटे अनाज के प्रचार के लिए देखो काम तो कर ही रहा है, क्योंकि जो पर्यटन विभाग है हमारे जो रेस्तरां हैं जहाँ पर भाई जो हमारा पर्यटन विभाग के आते हैं, जहाँ पर यात्री आएंगे उनको भाई देखो हर आदमी चाहता है कि भाई हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। अगर भाई हमारा जो पर्यटन विभाग है कई प्रकार के भाई भोजन बनावा है या फिर भाई और दूसरे काम करा है, यात्री भी आकर के ठहरते हैं या फिर दूसरे स्थान भी हैं घूमने फिरने के, सभी जगह भी पर्यटन विभाग काम करा है। तो इस तरह जो है ना जो मोटा अनाज बाजरा है हमारा, इसके ऊपर भी देखो भाई काम कर रहा है। क्योंकि अगर वो खाने के लिए कोई यात्री किसी होटल में जावा तो अगर भाई उस होटल में उसको खाने के लिए अच्छी व्यंजन मिल जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। तो इस तरह जो बाजरे से बने व्यंजन है, चाहे भाई बाजरे की कई गामा में तो भाई जो बाजरे की खिचड़ी है बहुत पौष्टिक है, इसका तो सीजन आ ही गया है। जैसे जाड्डा हुआ भाई, जाड्डे में जो ये बाजरे की खिचड़ी है बहुत पौष्टिक रहा है, गर्म भी रहा है। लेकिन भाई देखो मोटे अनाज के बीज जो है ना छोटे बीज वाला पौधे शामिल इसमें करे गए हैं, यानी कि इसमें बाजरे के साथ साथ भाई ज्वार रागी भी हैं जो सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। मोटे अनाज के लाभ तो हैं ही, पोषक तत्व इसमें बहुत मिला है। मोटे अनाज में गेहूं चावल की बजाय भाई जो मोटा अनाज हमारा उसमें एक तो प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, आयरन भी है, जिंक भी है, फास्फोरस भी है। और भाई बच्चे और महिलाओं में जो पोषण की कमी है ना उसको दूर करने खातिर बहुत उपयोगी है यो। और स्वास्थ्य लाभ तो बहुत ही गणा है। लेकिन कई बार देखा है कि जिस तरह के अनीमिया हो जाए, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की कमी को दूर करने खातिर भाई मोटा अनाज काफ़ी फायदेमंद है। इसके अलावा भाई मोटा अनाज मधुमेह तथा और भाई अन्य जीवन शैली से संबंधित जो रोग हैं उनको दूर करने में भी काफ़ी उपयोगी रहा है। तो इस तरह भाई जो हमारा पर्यटन विभाग है इस बारे में काफ़ी कार्य कर रहा है। तो ये तो चर्चा करी हमने कि भाई पर्यटन विभाग द्वारा मोटे अनाज के जो प्रचार है उसके लिए वो क्या काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ ही कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर समाप्त होता है। कृष्ण भाई ना देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।